हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9th NCERT। इंट्रोडक्शन है लाइंस एंड एंगल्स का। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइंस से। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है हमारी वो है लाइंस। अब लाइंस को हम काफी सालों से पढ़ रहे हैं, तो लाइंस में सबसे पहली चीज जो आती है उसको तो हम ले लेते हैं, लाइन ही ले लेते हैं। लाइन हैव टू एंड पॉइंट्स। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। अब लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं हैं, इसका मतलब क्या होगा? लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, दैट मीन्स इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, जितना मर्जी चाहे लंबा खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ। तो इसको आप कैसे लेकर के चल सकते हैं? इसको आप ऐसे लेकर के चल सकते हैं। ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज लाइन। अब लाइन के ऊपर हम लेते हैं हमेशा दो पॉइंट्स, एक हो गया ए और एक हो गया बी। क्योंकि आपको इसकी नेमिंग करनी है इसलिए आपने इसको क्या ले लिया है? ऐसे ले लिया। लेकिन ये जो एरोज होते हैं, इन एरोज का भी एग्जिस्टेंस होता है। ये एरो हमको ये बताते हैं कि यहाँ पर आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो लाइन को, इस तरफ भी आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो लाइन को। क्यों? क्योंकि इसके कोई एंड पॉइंट्स हैं ही नहीं। तो इसको आप लाइन ए बी, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज लाइन ए बी। और दूसरी चीज होती है, ए बी के ऊपर अगर आप एरो लगा दें तो दिस इज ऑल्सो ए साइन ऑफ लाइन। लाइन ए बी लिखते हैं या फिर ए बी के ऊपर एरो लगा देते हैं, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ लाइन। अब एरो कैसे? दोनों साइड बेटा। यहां एरो मतलब इस तरफ भी जा सकते हैं, यहां एरो मतलब इस तरफ भी आ सकते हैं। फिर इसी का एक और दूसरा हिस्सा होता है, दैट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैव द स्टार्टिंग and the ending point. Line segment have the starting and the ending point. Starting point भी होगा और ending point भी होगा। अब भाई starting point और ending point का क्या मतलब होगा? स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां से आपने शुरू किया है वो भी आपको पता है, जहां आप एंड कर रहे हैं वो भी आपको पता है। तो यहां पर अगर मैं ये लिख दूं ए और बी, तो ये इसका ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन भी बोल सकते हैं जहां से शुरू हुआ था, या फिर ये जो होगा इसका, ये क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं यहां से यहां की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा तो फिर ये बी जो होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा इसमें ये बोलते हैं कि लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट्स, मैंने बोला स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। क्यों बोला? क्योंकि आप किसी तरफ से शुरू करते हो, कहीं खत्म करते हो। लेकिन लाइन सेगमेंट की अगर आप नॉर्मली डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन होती है, लाइन सेगमेंट हैव एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट जो होता है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। अब एंड पॉइंट होने का मतलब ये होता है कि इसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स्ड होती है। लाइन सेगमेंट हैव फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट जो होती है इसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स्ड होती है। मतलब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको डिफाइन किया हुआ होता है क्या? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है आपकी वो होती है रे। इट हैज only one end point. It has only one end point. अब इसका एक ही एंड पॉइंट होगा। देखिए, ये ए बी था, इसको मैं साइन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मेरा लाइन सेगमेंट का साइन हो जाएगा। उसके बाद रे की बात कर रहा हूं मैं। रे है, इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट मतलब एक साइड तो होगा, दूसरी साइड एरो होगा। मतलब एक साइड से आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक साइड से आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। बी साइड से मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूं। मतलब जिस तरफ रे है उस तरफ आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रे। रे का अगर मैं साइन की बात करूं तो रे का साइन या तो ऐसा होगा
या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं, मतलब एक एंड पॉइंट होगा इसके पास, ये क्या कहलाएगी आपकी रे। अब लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, तीनों चीजों में आपको एक चीज एकदम कॉमन दिख रही है, एक वर्ड जो है वो हर जगह कॉमन दिख रहा है, वो है पॉइंट। देखिए यहां भी है पॉइंट, यहां भी है पॉइंट, यहां भी है पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या होता है एक्चुअल में? पॉइंट जो होता है, पॉइंट का मेजरमेंट नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? बिकॉज पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी इन मैथमेटिक्स। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब क्या हो गया? इट हैव नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट, एंड नो हाइट। ये हमारे पॉइंट की डेफिनेशन होती है। अब पॉइंट से अगर हम आगे निकल जाते हैं, इन तीनों चीजों से अगर हम आगे निकलते हैं, तो फिर इन तीनों चीजों के यूज से, रेज से, लाइन से और लाइन सेगमेंट से डिफरेंट टाइप के फिगर्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो उन चीजों को आइए अब हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन होता है बच्चों, इसको बड़े ही ध्यान से समझेंगे ताकि आपको आगे चैप्टर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे जो आता है, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे पॉइंट का। तो पॉइंट जो होता है, पॉइंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोलिनियर पॉइंट, एक होता है कोलिनियर पॉइंट, और दूसरा होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। वन इज कोलिनियर एंड अदर इज नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में क्या फर्क होता है? तो कोलिनियर पॉइंट की बात करूं मैं अगर, तो इफ if three or more than 3 points, if three or more than 3 points, if three or more than 3 points, or more than 3 points lie in a same straight line, in a same straight line, then they are collinear, then they are collinear। ये आ जाता है हमारा, देन दे आर कोलिनियर। अब ये कैसे सर? ऐसे बेटा, ये 1 पॉइंट ले लिया, ये 2 पॉइंट ले लिया, ये 3 पॉइंट ले लिया, ये 4 पॉइंट ले लिया। अब ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में है ना, तो ये क्या करेंगे, आपको स्ट्रेट फॉर्मेशन में है, तो ये सारे के सारे आपको क्या बना के दे देंगे? एक लाइन बना के दे देंगे। तो ये वाले पॉइंट्स होंगे, ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। अब देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जब मैं बात करूंगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जब मैं बात करूंगा, तो ये ऐसे नहीं होंगे। पॉइंट्स तो यहां भी होंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने 4 पॉइंट लिए थे, तो अब मैं 1 पॉइंट यहां ले जाऊं, 1 पॉइंट यहां ले जाऊं, एक यहां ले आऊं, एक यहां ले आऊं। अब मैं इनको जोड़ूं, अगर मैं इनको जोड़ दूं आपस में, तो आप देखिए 4 पॉइंट्स थे मेरे पास, 4 पॉइंट्स थे, तो क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया। आप देखिए ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से क्वाड्रिलेटरल बन गया। कौन से? नॉन कोलिनियर। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैव फॉर्म्ड ए क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद अगर यही नॉन कोलिनियर पॉइंट 3 होते, तो यहां पर हमारा क्या बन जाता? ट्रायंगल बन जाता। यहां पर हमारा क्या बन जाता? ट्रायंगल बन जाता। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ट्रायंगल है, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ने क्या बनाया बच्चों? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ने बनाया ट्रायंगल।
उसके बाद 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूं, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर आ जाते हैं तो इन्होंने बनाया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या बनाया? क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद अगर यही 5 होते, 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो क्या बनाते? पेंटागन। अगर 6 होते तो क्या बनाते? हेक्सागोन। मतलब जैसे जैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे फिगर की साइड्स भी इंक्रीज होती जाती है। मतलब यहां से हमको ये समझ में आता है कि जितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आप कंबाइन करेंगे, जितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को यूज करके आप लाइंस बनाएंगे, उतने ही उसके आर्म्स बनते जाएंगे, और जितने उसके आर्म्स बनते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उस फिगर का नाम जो है वो चेंज होता जाएगा। तो यहां से आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंट टाइप के फिगर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब पॉइंट के बाद हमारे पास आ जाता है, भाई हमने पढ़ा, अभी लाइन पढ़ा, रे पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, तो इनका पढ़ने की जरूरत क्या है इनको, या इनका यूज क्या होता है, जो हमको बार बार लाइन सेगमेंट रे और लाइन जो है वो पढ़ाया जाता है। चलिए वो भी देख लेते हैं। अब इन सारी चीजों का यूज जो है, इन लाइंस का यूज जो होता है वो होता है एंगल्स के फॉर्मेशन के लिए। लाइंस आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। लाइंस, अब लाइन के ही पार्ट थे, रे भी। लाइंस एंड रेज are important for the formation of different type of figures, different types of figures and एंगल्स। अब बच्चों क्या होता है, इसके बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो बिल्डिंग का डिजाइन बनाते हैं, तो अगर उनको एंगल्स और लाइंस की जानकारी नहीं होगी तो वो नहीं बना पाएंगे। कई बार हम लोग स्कूल में प्रोजेक्ट्स बना करके आप ले जाते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टिक्स जो होते हैं उनको अरेंज करते हैं। कई बार इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप लोगों ने सीजर देखा होगा, सीजर जो होता है, सीजर को अगर हम ओपन करते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, कुछ इस तरह की ये लाइन जो होती है वो दिखाई देती है। तो ये क्या हो जाता है, ये सीजर में क्या हो जाएगा, आपका 2 लाइंस हो जाएंगी, एक ऐसी और एक ऐसी। तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है उस पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसे अगर आप 2 स्टिक्स को रख देंगे तो क्या हो जाता है, ये जो स्टिक्स होती है ये क्या हो गई, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो लाइंस जो होती, लाइंस की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हम लोगों को बहुत सारी जगह पर यूज करनी पड़ती हैं। अगर हमको एंगल्स के बारे में पता नहीं होगा कि कितना झुका हुआ होना चाहिए, तो आप किसी भी फिगर को प्रॉपरली डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो वहीं पर आपका लाइंस और रेज और लाइन सेगमेंट्स जो हैं, इन सारी चीजों का यूज होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंट फिगर्स की तो नहीं कर रहे, लेकिन एंगल्स की जरूर बात कर लेते हैं, क्योंकि एंगल्स जो है वो हमारे चैप्टर में है। तो सबसे पहले तो आप एंगल की डेफिनेशन देखें। एंगल की डेफिनेशन होती है, एन एंगल इज ए यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज। एन एंगल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन एंगल बच्चों, है ना। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ, यूनियन मतलब क्या बेटा, पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन। यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज, यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज with common initial point, with common initial point।
अब यहां पर आप इस डेफिनेशन को समझ लें, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। अब नॉन कोलिनियर रेज मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे एक रे बना देता हूं, ये मेरी एक रे है और यहां पर मैंने एक रे ऐसी फॉर्म कर रखी है, तो इसको अगर मैं नाम दे दूं ए और इसको मैं नाम दे दूं बी, इसको मैं नाम दे दूं ए और इसको मैं नाम दे दूं सी। अब क्या होगा, ये तो हो गई मेरे पास दो रेज। अब ये दोनों रेज जो हैं ये क्या हैं, ये जो दोनों रेज हैं ये क्या होंगी, ये अलग अलग हैं भी, एक रे ए बी है और एक रे ए सी है। लेकिन अगर मैं इस ए बी को उठा करके इस ए सी के ऊपर रख दूं, जैसा ये है वैसा का वैसे ही उठा करके अगर मैं यहां पर रख दूं, तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब क्या बोला, टू नॉन कोलिनियर रेज, ये तो हमने बता दिया, विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ये देखिए इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो है ए, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये दोनों का कॉमन होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट जो है वो दोनों रेज का कॉमन होना चाहिए। अगर इनिशियल पॉइंट दोनों रेज का कॉमन होगा तो इट विल फॉर्म एन एंगल। क्या बनाएगा, ये एंगल का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होता है, अब अगर आप इसको और आगे लेकर के चलते हैं तो देखिए डिफरेंट टाइप के एंगल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो हुई, अभी तक मैं इसको बोल रहा था कि ये एक रे है और ये दूसरी रे है। अगर हम इसको समझना चाहें तो ये एक आर्म कहलाता है और ये दूसरा आर्म कहलाता है। ठीक है, मतलब एक हाथ ये हो गया एंगल का, एक हाथ ये हो गया एंगल का। अगर दोनों हाथों को एक साथ रख दिया जाए तो एंगल फॉर्म हो जाता है, जैसे ये है। अब अगर हम हाथ को कुछ ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, फिर ये इसको ऐसा लेकर के जाएं, जो आप योगा में जनरली करते हैं, ऐसा लेकर के जाएं, फिर ये ऐसा लेकर के जाएं, तो ये क्या हो रहा है, ये अगर मैं देखूं तो ये यहां से एक रे है और यहां से एक रे है, ये मेरा कॉमन इनिशियल पॉइंट है जहां से मैं इसको मूव कर रहा हूं। तो ये जो सारी चीजें ये क्या हो जाएगी बेटा, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एंगल। और एंगल्स को आप डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, यू यूज एंगल्स इन योर डेली लाइफ। सोने से लेके, उठने से लेके, बैठने से लेके, आप कभी अपने पोस्चर्स पे ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को आप यूज करके अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स में। तो ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया आर्म वन, ये हो गया हमारा आर्म टू, ये हो गया हमारा कॉमन इनिशियल पॉइंट। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया। अब यहां पर क्या देखो, अब मैं यहां पर आपको एक और चीज नई बताता हूं। ये देखिए यहां पर मेरे पास है एक एंगल जिसको मैंने नाम दे रखा है ए, ये हो गया बी और ये मैंने ले रखा है सी। अब यहां से मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यहां से मैं एक और रे ड्रॉ कर दूं, तो अब देखिए ये सारी रेज जो हैं, इन सारी रेज का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया है ए, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। अब देखिए यहां पर कैसे एंगल बनते हैं। अच्छा, एंगल के लिए ना एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है एंगल हमेशा यहीं पर बनता है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको लिखेंगे बी ए सी, मतलब ये जो कॉमन वर्टेक्स होता है, ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, इसको सेंटर में लिखना जरूरी होता है। अगर आप इस एंगल को लिख देंगे ए बी सी तो ये गलत है। अगर आप इस एंगल को लिख देंगे ए बी सी तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कॉमन इनिशियल पॉइंट ए है, ये तो अलग से दिख रहा है आपको, तो ये गलत है। अगर आप इसको लिख दें ए सी बी तब भी ये गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, ये जो कॉमन वर्टेक्स होता है इन दो रेज का, इसको आपको हमेशा सेंटर में लिखना पड़ेगा, तभी वो एंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही है एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट। इस कॉमन इनिशियल पॉइंट पर ही आप एंगल
दिखा पाएंगे। अब आप यहां पर देखिए, एक एंगल तो ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये भी है। अब आप ये देखिए, ये हो गया एंगल 1, ठीक है। ये पूरा अगर मैं ले लूं तो ये हो गया एंगल 2, और ये पूरा अगर मैं ले लूं तो ये हो जाएगा एंगल 3। और अगर मैं सिर्फ इतना ले लूं तो ये भी तो अपने आप में एक एंगल है। क्यों? क्योंकि डी ए ई में ये जो पॉइंट है ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है। देखिए इसके अंदर कितने सारे एंगल बनने वाले हैं। एक तो बन गया हमारा एंगल सी ए डी, एक बन गया आपका क्या, एंगल सी ए डी। फिर एक बन जाएगा आपका एंगल डी ए, ये वाला एंगल डी ए ई, एक ये एंगल बन जाएगा आपका डी ए ई। फिर उसके बाद एक और बन जाएगा ई ए बी, एक एंगल आपका बन गया ई ए बी, ठीक है। इसके बाद अब आप देखें ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा सी ए बी, एक एंगल बन गया आपका सी ए बी, ठीक है। इसके बाद एक एंगल आपका बन जाएगा डी ए बी, एक एंगल आपका बन गया डी ए बी। इस तरीके से अपना एंगल्स जो ये यहां पर जितनी रेज होती हैं उन रेज का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, इन रेज का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है ए, इसको यूज करके आप एक ही एंगल में से डिफरेंट रेज ड्रॉ करके बहुत सारे एंगल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इन सारे एंगल्स का मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। सी ए डी अलग होगा, डी ए अलग होगा, ई ए बी अलग होगा, सी ए बी अलग होगा, डी ए बी अलग होगा। इन सब का मेजरमेंट जो है वो क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। अब यहां पर जो हम बात कर रहे थे ये तो हुआ डिफरेंट, एक ही एंगल के अंदर बहुत सारी रेज बना के बहुत सारे एंगल्स बनाना। अब यहां पर एंगल्स में अगर हम बात करें तो एंगल्स के अंदर भी ये इस एंगल के अंदर जो हिस्सा होगा ये कहलाएगा इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। और इस हिस्से के बाहर जो कोई भी पार्ट होगा वो कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। मतलब एक हिस्सा अंदर वाला होगा और एक हिस्सा जो होगा वो बाहर वाला होगा। इंटीरियर एंगल होगा और एक्सटीरियर एंगल होगा। इसके बाद जब दो एंगल्स बराबर होते हैं, जब दोनों एंगल्स का मेजरमेंट सेम होता है, जैसे यहां पर मैं ले लूं सी ए बी, अगर मेरा 80 डिग्री का था और ये वाला सी ए बी भी अगर मेरा 80 डिग्री का था, तो ये दोनों के दोनों जो है ये क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं आप इसको। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से इक्वल है, तो ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी आप इनको कह सकते हैं या इक्वल भी आप इनको कह सकते हैं। अब क्या होता है आगे, यहां पर मैंने ना बहुत सारी डिग्री डिग्री लगा रखी बच्चों, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने बहुत सारी डिग्री डिग्री लगा रखी है। तो अब आप देखिए इसको, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है एंगल को मेजर करने की यूनिट। डिग्री होती है एंगल को मेजर करने की यूनिट। कैसे हो जाती भाई यूनिट, जैसे हम लेते हैं, अगर आपको कोई लेंथ नापनी है तो आप क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर। इस तरीके से आप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की लेंथ्स जो होती हैं वो ले लेते हैं। इसी तरीके से एंगल अगर आपको मेजर करना है तो एंगल मेजर करने के लिए जिस यूनिट को आप यूज करते हैं, द यूनिट यूज्ड फॉर एंगल मेजर, द यूनिट यूज्ड फॉर एंगल मेजर इज डिग्री। द यूनिट यूज्ड फॉर एंगल मेजर इज डिग्री। अब डिग्री का साइन क्या होता है, डिग्री का साइन ये होता है, जैसे आपने लगा दिया ये जो साइन होता है ना, दिस इज द साइन ऑफ डिग्री। 80 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 110 डिग्री, 60 डिग्री, 190 डिग्री। डिफरेंट टाइप के एंगल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप का उसका फॉर्मेशन
होता है, लेकिन सबका जो मेजरमेंट होता है वो किस में लिया जाता है? इट इज टेकन इन डिग्रीज। अब क्या होता है यहां पर एक और चीज जो आपको चैप्टर में बार बार देखने के लिए मिलने वाली है, वो क्या है? एक ही एंगल के अगर टुकड़े हैं और मुझे उसको जोड़ करके एक ही एंगल बनाना है, अगर किसी एंगल के टुकड़े हैं और मुझे उसे सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा वो देख लेते हैं हम। देखिए, ये बना दिया है हमने, ये बना दिया मैंने, एक एंगल है हमारा, ये यहां से एक रे और हमने बना दिए है, ये हो गया ए, ये हो गया रे बी, बी सी, और ये हो गया रे बी डी। अब मुझे मेजरमेंट चाहिए ए बी डी का, मुझे मेजरमेंट किसका चाहिए? ए बी डी का। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, अब मैं इस ए बी डी को कैसे निकालूंगा? ये हो गया एक पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? इस ए बी डी को किसके इक्वल लिख सकता हूं? ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी। ये क्या होता है जब टीचर्स यूज करते हैं ना बेटा, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहीं पर अगर 2 की जगह पर 3 होते मान लो, तो यहां पर मैं दे दूं नाम ई। अब मैं इसको कैसे लिखता? ए बी ई, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, अब मेरे पास आता ये ए बी ई, एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई बी सी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। अब आप यहां पर देखना बच्चों, यहां जहां भी मैंने एंगल लिखा है, ये देखिए, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, मतलब सबका कॉमन इनिशियल पॉइंट जो है वो मैंने कहां लेकर के रखा हुआ है? वो मैंने सेंटर में लेकर के रखा हुआ है। तो इसको आपको सेंटर में ही लेना है, कॉमन इनिशियल पॉइंट को ऐसे लिखते हैं एंगल। दूसरा आप देखिए, ये बी पॉइंट तो कॉमन है, लेकिन मेजरमेंट जो है सबके डिफरेंट हैं। ए बी ई का मेजरमेंट अलग होगा, ईबीसी का मेजरमेंट अलग होगा, सीबीडी का मेजरमेंट अलग होगा, लेकिन अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे एंगल मिल जाता है ए बी डी। इस तरीके की चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली हैं। एक और जो है एंगल कुछ ऐसा भी देखने के लिए आपको मिल सकता है, जैसे ये है एक एंगल, ये हमने बना दिया एक एंगल। अब ये यहां ये भी आपको तरीका मिल सकता है, एक एंगल ऊपर की तरफ है, एक एंगल नीचे की तरफ है, ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए यहां भी 3 रेज हैं आपके पास, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो रेज कितनी हो गई बच्चों? एक रे ए बी है, एक रे डी भी है, और एक रे बीसी है। 3 रेज का कॉम्बिनेशन हो रहा है एक कॉमन इनिशियल पॉइंट पर, जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है टाइप्स ऑफ एंगल्स। कितने टाइप के एंगल्स हम पढ़ते हैं, कितने टाइप के एंगल्स हम पढ़ते हैं। अब यहां पर एंगल्स को देख लेते हैं। ये एंगल्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एंगल्स के नाम तो आप लोगों को पता होंगे ही। टाइप्स ऑफ एंगल्स, अब जो अगला है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहला एंगल जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब an angle which have the measure less than 90 डिग्री।
लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल, ये हमारा पहला एंगल है। तो 90 डिग्री मतलब कैसे होगा, ये बेटा झुका हुआ होता है, किसकी तरफ झुका हुआ होता है, इस रे की तरफ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब लेस देन 90 डिग्री मतलब 1 से लगा करके या 0.1 से लगा करके 89.999 तक आप जाते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा। मान लीजिए ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री का है, हम इसको मान लेते हैं 45 डिग्री का है। अब देखिए अगर एंगल 30 डिग्री का होगा तो फिर इसकी स्थिति क्या होगी, अगर एंगल 30 डिग्री का होगा तो इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी बच्चों। ये देखिए ये जो स्लांटिंग होती है ना, ये वाला जो गैप होता है, ठीक है, ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो गया, ये है सी डी ई, इसको मैंने नाम दे दिया है सी डी ई। तो ये 30 डिग्री है। अब मान लो अगर मुझे 60 डिग्री बनाना होता तो फिर मेरा 60 डिग्री जो है वो कुछ ऐसा आ जाता। देखिए ये किससे दूर हो गया, ये इस इनिशियल रे से दूर हो जाएगा। मतलब जहां से आप शुरू कर रहे हैं ये इस इनिशियल रे से दूर हो जाएगा। मतलब इसको मैं नाम दे देता हूं P, इसको Q और इसको R। ये देखिए ये इस इनिशियल रे से क्या हो गया, दूर हो गया। मतलब जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका मुंह जो है ना वो ऐसा खुलता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, इस तरीके से इसका मुंह खुलता जाएगा और ये इनिशियल रे से दूर होता जाएगा। तो आप इसको इनिशियल रे भी बोल सकते हैं जहां से आपने शुरू किया है, और इसको टर्मिनल रे भी बोल सकते हैं। तो टर्मिनल रे और इनिशियल रे के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है एंगल मेजर के साथ साथ। तो ऐसे ही सेम आप देखिए जब ये पूरा घूम करके, जब ये पूरा घूम करके अगर ये एंगल एकदम स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, इनिशियल रे के ऊपर एकदम स्ट्रेट रे आ जाए, इनिशियल रे के ऊपर एकदम स्ट्रेट रे आ जाए तो फिर ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब ये 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है बच्चों। एक्यूरेट 90 डिग्री का होगा वो क्या कहलाएगा, आपका राइट एंगल कहलाएगा। अब क्या होगा, अब ये ऐसा झुकेगा बच्चों, अब ये क्या होगा, ये झुक जाएगा। किस तरीके से झुक जाएगा, ये ऐसा ऐसा इधर इधर दूर होता जाएगा, ये वाली इनिशियल रे से और दूर होता जाएगा। तो ये 90 डिग्री से इस तरफ जब आ जाएगा, ये 90 डिग्री से इस तरफ जब आ जाएगा ऐसा कुछ, तो ये क्या कहलाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूं एस टी यू, इसको मैं नाम देता हूं ए डैश बी डैश सी डैश। अब देखिए ये क्या होगा, ये 90 से बड़ा होगा, दैट मींस मैं इसको 110 ले लेता हूं। मतलब 91, 92, 93, 94, 95, 96 जो भी एंगल है आपका वो अगर आप लेते तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। अब भाई इसकी कोई लिमिट है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। ये 0 से 90 तक जाता है, फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूरेट 90 डिग्री जो है वो राइट एंगल है। if measurement of an angle, if measurement of an angle lies between 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, मतलब मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, एंड लेस देन 180 डिग्री। इससे जल्दी समझ आता है बच्चों, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, देन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अब भाई लाइन चली 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 और जाकर के, लाइन चली चली और जाकर के कैसी हो गई, ऐसी सीधी हो गई। तो अब ये जब पूरी तरीके से सीधी हो जाएगी तो फिर ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जब ये लाइन पूरी तरीके से सीधी हो जाएगी, मतलब कैसे सीधी हो गई, ये रे था बच्चों, ये आया घूमते हुए, यहां से ऐसे घूमते 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 घूमते
यहां पर आकर के ये क्या हो गया, ये सीधा हो गया। जैसे मान लो मैं ये यहां पर रे बना दूं, पहले ये आया, फिर ये यहां से ऐसा आ गया घूमते घूमते, अब ये क्या होगा, ये ऐसे आते 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 ये आ गया यहां तक घूमते घूमते। तो ये हो गया ए, ये देखिए ये बी, और ये मैं इसको ले लेता हूं ओ, तो ये ए ओ बी है। अब ये भी बी ही है, लेकिन ये बी जो है ना ये घूम के कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब ये ही बी जो है ये घूम के कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा स्ट्रेट एंगल। ये क्या बना देगा, ये बना देगा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है दैट इज एक्यूरेट 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद सर अगर नीचे की तरफ आ जाए तो, ऐसा आ जाए तो एंगल, फिर क्या करेंगे। तो ये जो होता है ना बच्चों, ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल is more than 180 degree and less than 360 डिग्री। मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो ये किसके बीच में लाए करेगा, 180 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में ये वाला एंगल जो है ये लाए करेगा। अब इसके बाद और आगे, अब सर इस 360 का क्या, ये जो 360 होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, ये ऐसा घूम के अगर यहीं पर वापस आ जाए तो ये क्या करता है, ये एक सर्कल का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो 360 डिग्री होता है इसको आप कहते हैं कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री इज कंप्लीट एंगल। अब ये तो हुए टाइप्स ऑफ एंगल्स आपके। तो ये जो राइट एंगल होता है, यहां पर आपने पढ़ा होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, इफ टू एंगल्स हैव द सम 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाए तो वो फिर क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री। वो फिर क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री कहलाता है। ये हुए बच्चों आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब अगले वीडियो में हम इसके कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और थ्योरम्स पहली बार आते हैं तो कहीं ना कहीं 9th में हम लोगों को प्रॉब्लम फेस थोड़ी बहुत करनी ही पड़ती है, लेकिन होता सब इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो चैप्टर्स आर वेरी इजी। सिर्फ हमको थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है बच्चों। थैंक यू, बाय।